बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुआ टेक। एंड मेरे चैनल पे ये बायोलॉजी की सबसे फर्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं डिफरेंट कंटेंट इस पर शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मेरा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। सो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन तब तक जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट पायरोविक एसिड में चेंज नहीं हो जाता। इस पूरे प्रोसेस का जो मेन मकसद है ब्रेकडाउन का वो है एटीपी एनर्जी बनाना, तो ताकि सेल अपने एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सके। अब ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? जो फूड हम खाते हैं बच्चों, उसको इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे सेल्स में जाती है। तो ये ग्लूकोज हमारी फूड से हमारे सेल में आया है। अब मैंने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ कर दी है सेल की। तो जो ग्लूकोज हमने डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे सेल में आया, उसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई, वो पायरोविक एसिड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हुआ, और उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि उस पायरोविक एसिड को यूज़ करते हुए क्रैब साइकिल चलाएगा और एटीपी बनाएगा। देखें, ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। अब कभी भी ग्लूकोज डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं हासिल कर सकता, इसलिए उसको पायरोविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए तोड़ा जाता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाए, एटीपी एनर्जी बनाए, जिसको सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ओवरव्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको टॉपिक के स्टार्ट में पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सब के सब आपको पता है एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। चाहे वो बॉन्ड मेकिंग है, चाहे वो बॉन्ड ब्रेकेज है। जैसा कि आपको पता है बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी स्टोर होती है और बॉन्ड ब्रेकेज में एनर्जी रिलीज होती है। ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस चल रहा है ये एंजाइम्स की मदद से चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप हर स्टेप पे एंजाइम्स को देखोगे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए एटीपी क्या होते हैं। जी तो बच्चों, एटीपी अब देखें कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट है, फिर एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट हैं, और फिर नेक्स्ट डायग्राम में एडिनोसिन के पास 3 फॉस्फेट हैं। ये एक बॉन्ड टूटे तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यही कन्वर्जन मैं आपको नीचे दिखाने जा रही हूँ, एनर्जी कन्वर्जन। अब देखें, जब एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये 3 मैंने लिखा हुआ है, यानी कि इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। ये टूटता है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टूटता है तो एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोफॉस्फेट में, जिसके पास एक फॉस्फेट होता है। तो अपना एक एक फॉस्फेट लूज करते जा रहे हैं और एनर्जी देते जा रहे हैं। ये जो वर्ड है ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, और एडिनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट कि इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं ग्लाइकोलिसिस के? तो इसके 2 स्टेप्स हैं। एक है प्रिपरेटरी स्टेप यानी प्रिपरेटरी फेज, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्टेप, ऑक्सीडेटिव फेज। आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिपरेटरी स्टेप, और ऑक्सीडेटिव स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। प्रिपरेटरी स्टेप में आप दोनों में डिफरेंस देखें ज़रा। एटीपी एनर्जी यूज़ हो रही है, यानी एटीपी टूटते हैं, ये आपने फ़र्क याद रखना है। प्रिपरेटरी स्टेप में एटीपी टूटते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या होता है, एटीपी एनर्जी कंजर्व होती है, यानी एटीपीज बनते हैं। तो मेनली इन दोनों में टूटना और बनने का फ़र्क है। तो आज हमने प्रिपरेटरी स्टेप को स्टार्ट करना है। प्रिपरेटरी फेज़ में ये देखें, ग्लूकोज सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो आया था खुराक से। स्टेप 1 में इसको क्या करना है, फास्फोराइलेशन करनी है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी को इस्तेमाल करते हुए हमने फास्फोरस देना है ग्लूकोज को। आप ज़रा डायग्राम पर आएँ। ग्लूकोज देखें, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये मैंने कार्बन जो हैं वो चेन की फॉर्म में ड्रा कर दी हैं। ये ग्लूकोज एक एंजाइम की मदद से एटीपी को तोड़ेगा और उसको उसमें से फास्फेट को निकाल लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। अब वो फास्फेट कहाँ जाएगा? वो फास्फेट बच्चों जो ऊपर एक चेन है मैंने बनाई है ग्लूकोज की, उसके कार्बन नंबर 6 के साथ जाके ये जुड़ जाएगा। अब ये फास्फेट इसके साथ जुड़ गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्यों? फास्फेट के जुड़ जाने, कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट के जुड़ जाने की वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, रीअरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट चेंज हो रही है।
ठीक है। अब इसमें रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है 6-फास्फेट वो कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में, कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज में। फर्क किस चीज़ का है, अब देखिए सिर्फ नाम का फ़र्क है, फार्मूला सेम है। उसी तरह 6 कार्बन के एंड पे फास्फेट अटैच है, देखिए, और नीचे वाले में भी 6 कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है। फ़र्क सिर्फ नाम का है। तो ये नाम कैसे चेंज हुआ, ये इस एंजाइम ने नाम चेंज किया रीअरेंजमेंट करके, जिसमें जैसे आपको पता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ग्लूकोज एल्डो शुगर होती है और फ्रुक्टोज कीटो शुगर होती है। तो ये कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज की फ्रुक्टोज में, कीटो शुगर में। बेसिकली इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं इस स्टेप के अंदर। अब आपको प्रीवियस चैप्टर में पता है कि फ्रुक्टोज कीटो शुगर होती है। तो ये जो एंजाइम है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज करने के लिए, और ये इनकी रीअरेंजमेंट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है थर्ड स्टेप, और इसमें अगेन फास्फोराइलेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जिसमें फ्रुक्टोज 6-फास्फेट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अगेन एक एटीपी को तोड़ता है, उसमें से फास्फेट निकाल लेता है और ख़ुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो फास्फेट है ये कहाँ जाके लगेगा, ये फास्फेट, अब आप देखिए, ये फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे चला जाएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 6 के साथ ऑलरेडी फास्फेट है, तो ये जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ जाके फास्फेट जुड़ जाएगा। अब ये देखिए, वो कार्बन खाली था तो फास्फेट इसके साथ जुड़ गया। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इस फास्फेट के जुड़ने की वजह से देखिए इसके दोनों तरफ में फास्फेट आ गए हैं, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यानी कि फ्रुक्टोज के साथ कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट अटैच है और कार्बन नंबर 6 पे भी फास्फेट अटैच है, और बिस का मतलब होता है 2, यानी 2 फास्फेट दोनों अतराफ में जो है वो अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप है 4th एंड 5th, इसको कलेक्टिव स्टेप भी कहते हैं, और इस 4th एंड 5th स्टेप का नाम है स्प्लिटिंग स्टेप। स्प्लिटिंग का मतलब है कि टूट जाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किसका टूट जाना, इस फ्रुक्टोज का। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल दरम्यान में से टूट जाएगा, टूटेगा तो देखिए ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये कौन कर रहा है, ये एंजाइम कर रहा है स्प्लिशन, इनको तो कौन तोड़ रहा है, एंजाइम तोड़ रहा है। सो ये देखें, ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसके कार्बन नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको G3P कह रहे हैं। G3P का मतलब है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ देखें, ये एंजाइम चूंकि तोड़ रहा था 2 हिस्सों में, तो जो दूसरा हिस्सा है इसके कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट अटैच है, तो असूलन तो इसे भी क्या कहना चाहिए, G1P कहना चाहिए। देखिए इसके भी कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट, वो वाला फास्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसे कहना तो G1P चाहिए, जिस तरह के ये G3P है, लेकिन हम इसे केमिकली ये नाम नहीं देते। केमिकली हम इसे क्या कहते हैं, DAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट इसका जो अगला पोर्शन है उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।